मैं मोहसिन मीना कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज बीए पार्ट फर्स्ट का इतिहास के स्रोत पार्ट 2 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस टॉपिक का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से ब्राह्मण साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर लिया है। अब जो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हमने पहले ही बताए थे, इतिहास का अर्थ बताया था और पुरातात्विक स्रोत बताए थे, साहित्यिक स्रोत बताए थे। साहित्यिक स्रोत तो दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक, गैर धार्मिक या, और उसमें भी धार्मिक में भी दो रूप बताए थे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित। इसको हम मोटे रूप में दो भाग में बांट सकते हैं, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ और अब्राह्मण धर्म के ग्रंथ। तो अब्राह्मण धर्म में जैन और बौद्ध आते हैं। तो अब हम आज अब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनको पहले लेंगे। अब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त अब्राह्मण ग्रंथों से उस समय की विभिन्न अवस्थाओं का पता चलता है कि किस तरह की अवस्थाएं थी। प्राचीन भारत में इतिहास युग में जब से 6ठी सदी BC से मुख्य रूप से और 12वीं सदी ईस्वी तक, उस काल में किस तरह की स्थिति थी। इसमें मुख्य जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, वो 3 बड़े ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक इनका नाम इसलिए पड़ा, पिटक यानी पिटारा होता है, त्रि यानी 3 होता है। 3 पिटारे यानी जो पहले जो साहित्य लिखा जाता था वो पांडुलिपि पे इन पे लिख कर और पिटारे में या बक्से में रखा जाता था। इसलिए जो बौद्ध धर्म के शुरू के ग्रंथ 3 बक्सों में रखे गए, इसलिए उनको नाम पड़ गया त्रिपिटक। वो त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो वो त्रिपिटक थे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 3 का नाम है सूत, विनय और अभिधम पिटक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक से मतलब क्या है? विनय पिटक में क्या वर्णन है? विनय पिटक में विनय का मतलब होता है आचरण, नियम, विधान। तो प्रश्न उठता है कौन से आचरण, नियम, विधान? तो बौद्ध संघ भिक्षु तथा भिक्षुणियों के आचरण, नियम, विधान जिस ग्रंथ में संकलित है, जिस पिटारे में है, जिस बक्से में है, वो है विनय पिटक। आचरण, नियम, विधान किसके? भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के आचरण, नियम, विधान है विनय पिटक में। ठीक है। दूसरा सूत पिटक। सूत का मतलब होता है उपदेश, धर्मोपदेश। किसके धर्मोपदेश? बुद्ध के। तो बुद्ध देव के धर्मोपदेश जिस पिटारे में संग्रहित किए गए, जिस बक्से में संग्रहित किए गए, उसको कहा गया सूत पिटक। सूत पिटक में जो बुद्ध के उपदेश है उनको 5 निकायों में विभक्त करके संग्रहित किया गया है। 5 निकाय कौन कौन से हैं? तो पहला है दीर्घ निकाय। पहला कौन सा है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंध, उनके संपर्क में आए व्यक्तियों का विशेष विवरण है। इसलिए डिटेलिंग विवरण है, इसलिए उसका नाम पड़ गया दीर्घ निकाय। किसके? बुद्ध के जीवन से संबंधित, उसके संपर्क जो जो व्यक्ति आए उनका डिटेल विवरण है, तो उसको नाम उन्होंने दे दिया दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय। दूसरा है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में क्या है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इनकी जानकारी है। संयुक्त में है, शुद्ध राजनीतिक भी नहीं है, राजनीतिक जीवन है लेकिन उनके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी भी देता है, इसलिए का नाम पड़ गया संयुक्त निकाय। तीसरा है मध्यम निकाय। मध्यम यानी मध्यम, न बड़े निकाय हैं, उनके जो सूक्त हैं न तो बड़े हैं, न संयुक्त जुड़े हुए हैं और न छोटे हैं, मध्यम है। इसमें भगवान बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त विलक्षण व्यक्ति माना है। जो मध्यम निकाय है उसमें बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त विलक्षण व्यक्ति मानकर उसका वर्णन किया है। और चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कितने महाजनपदों की? 16 महाजनपदों की। कौन से में? अंगुत्तर निकाय। पांचवा खुद्दक निकाय। खुद्दक लघु ग्रंथों का संग्रह है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक का इतिहास प्रस्तुत करता है। 6ठी सदी BC से लेकर मौर्य काल तक यह है खुद्दक निकाय। ये सारा जो वर्णन था वो था सूत पिटक में। तो सूत पिटक के 5 भाग हो गए। दीर्घ निकाय जिसमें बड़े उपदेश हैं, व्यक्तियों का विशेष विवरण है। संयुक्त निकाय जो
जिसमें राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संयुक्त हैं। मध्यम निकाय जो मध्यम है, बुद्ध के शक्तियों का वर्णन है। और चौथा अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और पांचवा खुदक निकाय, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास को प्रस्तुत करता है। तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। किसका वर्णन है? दार्शनिक सिद्धांत। धम से समझ, धम है धर्म के, कौन से? अभिधम, धम से पहले, धर्म के आधार। धर्म के आधार क्या है? दर्शन। तो धर्म के आधार दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन जिस पिटारे में है वो अभिधम पिटक है। अब और बौद्ध ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से अन्य? जिसमें है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन है? मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक मिनेडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई उसका वर्णन है। ये नागसेन और मिनेंडर के बीच 2री-3री सदी ईसा पूर्व का है ये ग्रंथ। ठीक है, इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन है। आत्मा की परिभाषा दी गई, आत्मा क्या है, जो संघात के बारे में बताया है, तो वो वर्णन इसमें मिलता है। तीसरा ग्रंथ है दीपवंश। दीपवंश में मौर्य काल के इतिहास की जानकारी है। और चौथा है महावंश। महावंश में मौर्यकालीन इतिहास को बतलाता है, ये पूरी जानकारी उस काल की देता है। एक और महाबोधि वंश है। महाबोधि वंश भी मौर्य काल के, तो मौर्य काल से संबंधित दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश है। फिर है महावस्तु। ये भगवान बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को जानकारी प्रस्तुत करता है। ललित विस्तार, इसमें बुद्ध के ऐहिक लीलाओं का वर्णन है, भौतिक। ये महायान से संबंधित ग्रंथ है। पाली की निदान कथा बोधिसत्वों का वर्णन करती है। इसके अलावा यातिमोक्ष है, महावग है, चूलवग है, सूत विभंग है, एवं परिवार में भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का उल्लेख, ये 5 ग्रंथों में विनय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यातिमोक्ष, महावग, चूलवग, सूत विभंग और परिवार। ठीक, 5 विनय में है, 5 ही सूत में है। सूत में जो है उनका वर्णन पहले कर चुके, दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, है ना, और अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, महाजनपदों को खुदक निकाय। और जो विनय है उसमें भी 5 है। उसमें 5 कौन कौन से हैं? उसमें 5 है यातिमोक्ष, महावग, चूलवग, सूत विभंग एवं परिवार। इसी तरह से अभिधम में 7 संग्रह है जिनमें तत्व ज्ञान की चर्चा की गई है। ऐतिहासिक ज्ञान के लिए त्रिपिटक का अध्ययन आवश्यक है। इसमें बौद्ध संघ के संगठनों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएँ भी महत्वपूर्ण हैं, जिनकी संख्या 549 है। इनका महत्व इसलिए है कि उनका साहित्य और कला श्रेष्ठ है और इनमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता के इतिहास की जानकारी मिलती है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म की पूरी कथाओं का वर्णन है। ये थे बौद्ध ग्रंथ। फिर है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन ग्रंथ भी उपयोगी हैं। ये प्रधानतः धार्मिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है परिशिष्ट पर्वन। ये 13वीं सदी का है, हेमचंद्र सूर्य का लिखा हुआ है। इनमें जो बौद्ध जैन धर्म के जो महापुरुष हैं उनके बारे में वर्णन है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है भद्रभाहु चरित्र, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाहु जैनाचार्य के बारे में वर्णन मिलता है। इनके अलावा कथा कोश है, पुण्याश्रव कथा कोश है, त्रिलोक प्रज्ञप्ति है, आवश्यक सूत्र है, कालिका पुराण है, कल्प सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है। अनेक जैन ग्रंथ ये भारतीय इतिहास की सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, दिव्यदन आदि ग्रंथों ने दोनों धर्मों के मौर्य साम्राज्य में यत्र तत्र उल्लेख किया है। ये थे धार्मिक ग्रंथ। इसमें ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ भी कर लिए, अब्राह्मण भी कर लिए। ब्राह्मण में हम ऋग्वेद से लेकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, ये और उनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, ये सब उसमें कर लिया। और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में कर लिया। और जैन ग्रंथों में हमने मुख्य रूप से प्रशिष्टि पर्वन और भद्रभाहु चरित्र, कालिका पुराण, दीपवंश, कल्प सूत्र, ये उत्तराध्ययन सूत्र, इनकी जानकारी प्राप्त कर ली।
इसके अलावा उस काल की जानकारी ऐतिहासिक साहित्य से भी मिलती है। ऐतिहासिक जो साहित्य है उसके 4 भाग हैं। एक तो शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहले ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ है जो सम्राट से शासन संबंधी तथ्यों का वर्णन करते हैं। ऐसे ग्रंथों में कलहन की राजतरंगिणी है, जो सबसे महत्वपूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें कथावाहिक रूप में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों के राज्य, शासकों, प्रशस्तियों के आधार पर ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में की गई। कश्मीर के सारे नरेशों के इतिहास की जानकारी इस ग्रंथ में है। क्रमबद्धता पूरी तरह निर्वाह किया गया है। इस श्रेणी में दूसरा ग्रंथ तमिल ग्रंथ आते हैं, जिसमें ये है नंदविक, लामभक्कम, ओटटुकन, कुलोत्तुगंज, पिललेथ, जयगोंडार, कलितुंग-धुरनी, राजसोलन उल्ला, चोलवंश चरित्रम। 2 शीली ग्रंथ भी आते हैं, दीपवंश और महावंश। गुप्तकालीन विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस सिकंदर के आक्रमण के बारे में भारत की राजनीति का उद्घाटन करता है। पोरस, जिसने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुद्रा राक्षस के मुख्य पात्रों में एक है। साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य तथा तत्कालीन राजाओं के बारे में उल्लेख करता है। ऐसे ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी रचना मुद्रा राक्षस से पहले की गई है। इसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, न्याय आदि विषयों पर कौटिल्य ने प्रकाश डाला है। ये मौर्यकालीन इतिहास का विस्तृत ग्रंथ है। फिर है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये व्याकरण ग्रंथ होते हुए भी मौर्य पूर्व तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डालता है। पतंजलि का महाभाष्य भी राजनीति संबंधी चर्चा करता है। इसके अलावा शुक्र नीति सार भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता पुराणों का एक भाग है, जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति सार समाज का वर्णन करता है, गार्गी संहिता यवन आक्रमण का वर्णन करता है। कालिदास का मालविका अग्निमित्र ये साहित्य होते हुए ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भराज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इसके अलावा विदेशी ग्रंथ में विदेशी विवरण भी देते हैं। विदेशी इतिहासकार जो यहाँ आए उन्होंने भी भारत के बारे में जानकारी दी। विदेशी जो यात्री लेखक जो भारत आए, भारतीय संस्कृति का वर्णन किया, इनमें मुख्य रूप से यूनान से आए, रोम से आए, चीन से आए, तिब्बत से आए और अरब से आए। यूनानियों की बात करें तो यूनानियों के विवरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: सिकंदर पूर्व, सिकंदर समकालीन और सिकंदर के बाद के। सिकंदर पूर्व में सबसे पहले नाम आता है स्काइलेक्स। ये पहला यूनानी सैनिक था जिसने सिंधु नदी का पता लगाने के लिए अपने स्वामी डेरियस प्रथम के आदेश से सर्वप्रथम भारत की भूमि पर कदम रखा। तो भारत की भूमि पर पहला कदम रखने वाला था स्काइलेक्स, यूनानी सैनिक, जो किसके आदेश से कदम रखा? डेरियस प्रथम के। इसे भारतीय समाज में उच्च कुलीन जनों का काफ़ी सम्मान था, ये पता चलता है। दूसरा है हेकेटियस। ये दूसरा यूनानी लेखक था जो सिकंदर से पूर्व आया था, जिसने भारत और विदेशों के बीच कायम हुए राजनीतिक संबंधों की चर्चा की। तीसरा हेरोडोटस, जो एक प्रसिद्ध यूनानी लेखक था। ये लिखा भारतीय युद्ध प्रेमी थे। इस लेखक ग्रंथ से पता चलता है कि भारत का उत्तरी तथा पश्चिमी देशों से मधुर संबंध था। चौथा टेसियस, ये ईरानी सम्राट जेरेकसस का वैद्य था, जिसने सिकंदर पूर्व के भारतीय समाज के संगठन, रीति रिवाज, रहन सहन आदि का वर्णन किया है। इसका अधिकांश वर्णन कल्पना प्रधान असत्य है। सिकंदर के समय में भी ऐसे अनेक लेखक थे जिन्हें भारत के संबंध ग्रंथों की रचना की है। ये लेखक सिकंदर के भारत आक्रमण के समय उसके साथ भारतवर्ष आए। इनमें मुख्य जो सिकंदर समकालीन है उनमें अरिस्टोबुलस है, नियाकर्स है, चार्स है, यूमेनिस है। सिकंदर के पश्चात जो यात्री आए उनमें मेगस्थनीज, प्लिनी, टोलोमी, डायमेकस, डायोडोरस, प्लूटार्क, एरियन, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रैबो। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मेगास्थनीज है, जो यूनानी शासक सेल्यूकस की ओर से राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका लिखी। भारतीय संस्थाओं, भूगोल, समाज का वर्गीकरण किया, पाठ्यपुत्र के संबंध में प्रचुर सामग्रियाँ उपलब्ध करवाई। ये मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक ग्रंथों में आए। डायमेकस राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में कुछ दिन रहा, जिसने अपने समय की सभ्यता तथा राजनीति का उल्लेख किया। इस लेखक की भी मूल पुस्तक अनुपलब्ध है। टोलेमी ने भारतीय भूगोल की रचना की। प्लिनी ने अपने प्राकृतिक इतिहास में भारतीय पशुओं, पौधों, खनिजों आदि का वर्णन किया।
प्राकृतिक इतिहास में पशु पौधे निर्माण किसने किया? प्लिनी ने। भूगोल की रचना किसने की? टोलेमी ने। कर्टियस जस्टिन स्ट्रैबो का विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की सामग्री प्रदान करता है। इर्थियन सागर का पेरिप्लस नामक ग्रंथ, इर्थियन सागर का पेरिप्लस नामक ग्रंथ जिसके रचयिता का नाम अज्ञात है, भारत के वाणिज्य संबंधी ज्ञान की जानकारी देते हैं। ये यूनानी साहित्य से संबंधित थे। इसके अलावा यूनानी यात्रियों के जानकारी देने वाले स्रोत थे। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं। विदेशी यात्री जो मुख्यतः यूनान के अलावा चीन से, अरब से आए, वो भी जानकारी देते हैं। वो हैं उनके नाम है सुमा चीन है, फायान है, हेमसांग है, इत्सिंग है। ये तो चीन से आए हैं। अरब से भी कुछ यात्री ने भारत के बारे में जानकारी दी है, जिनमें मोटे रूप में हम अल-बिरूनी ले सकते हैं, अल-मसूदी ले सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। चीनी लेखकों में मुख्य रूप से फायान, हेनसांग, इतिसिंग। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। इसने फोक क्यों की लिखी, भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति का वर्णन किया। हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके अलावा तिब्बती लेखक तारानाथ ने तंजौर में भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला। अरबी लेखकों में बात करें तो अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांतों के साथ भारत आए थे। 8वीं सदी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। अरब शासकों के साथ उनके लेखक कवि भारत आए। 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया। उसने पाल और प्रत्याह राज्यों के बारे में लिखा। सुलेमान ने। अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट राज्यों का वृत्तांत लिखा, जबकि अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में गुप्त काल के पश्चात के समाज के बारे में वर्णन किया। ये मुख्य थे जो भारत में जानकारी देते हैं, भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत थे। ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है और अगला टॉपिक कर लेंगे।